नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले खास खबरें। चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने मनोहर पर्रिकर। कांग्रेस ने बताया असंवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट का 16 मार्च को शक्ति परीक्षण का आदेश। मणिपुर में एन बीरेन सिंह का शपथ ग्रहण कल। बीजेपी को मिला एमपीएफ और एनपीपी का समर्थन। कांग्रेस ने राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल। पंजाब में सरकार की रूपरेखा को लेकर राहुल गांधी से मिले अमरिंदर सिंह। ईवीएम में गड़बड़ी के आम आदमी पार्टी के आरोपों को नकारा। 16 मार्च को शपथ ग्रहण। दिल्ली एमसीडी का चुनाव 22 अप्रैल को। केजरीवाल की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज। मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देगी बीजेपी। और थोक महंगाई 39 महीने के उच्चतम स्तर पर। जनवरी के मुकाबले फरवरी में 1.20% की बढ़ोतरी। पहली बार 9,000 से ऊपर बंद हुआ निफ्टी। और अब पहली खबर। गोवा में आज मनोहर पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी के 2 और मंत्री बने हैं। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायक और 2 निर्दलियों को मंत्री बनाया गया। पर्रिकर चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। फिलहाल वो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और 6 महीने के अंदर ही विधायक उन्हें बनना होगा। पर्रिकर ने 16 मार्च को बहुमत साबित करने का भरोसा जाहिर किया। गोवा विधानसभा में 16 मार्च को बहुमत परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। कोर्ट ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को न्योता देने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज ये आदेश दिया। कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि उसने सरकार गठन के लिए पहले दावा क्यों नहीं पेश किया। गोवा में सरकार गठन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन 16 मार्च को विधानसभा में बहुमत परीक्षण करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने पर्रिकर को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। 16 तारीख 11 बजे को हाउस बुलाई जाएगी। गवर्नर से रिक्वेस्ट किया गया है कि 11 बजे तक आए और उसी दिन फ्लो टेस्ट दिन के दौरान समापन उसका हो। कांग्रेस की याचिका पर कोर्ट का फैसला आया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस से कई सवाल भी पूछे। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस समर्थक विधायकों के हलफनामे पेश करने में नाकाम क्यों रही। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसने सरकार बनाने का दावा पहले पेश क्यों नहीं किया। शीर्ष अदालत ने शपथ ग्रहण से पहले बहुमत परीक्षण की याचिका भी खारिज कर दी। जिस प्रकार से राज्यपाल ने एक लंबा समय काल दिया था बनाने का बहुमत, वो गलत था और उच्चतम न्यायालय ने इसमें इंटरफेयर किया है। जहां तक स्वेरिंग इन की सवाल है, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री 1.5-2 दिन तक बनना चाहता है, रहना चाहता है, तो वो बने। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आए थे। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस 17 विधायकों के साथ पहले नंबर पे है। बीजेपी ने 13 सीटें जीती हैं, जबकि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3-3 सीटें मिली हैं। वहीं एनसीपी ने 1 और निर्दलीय ने 3 सीटें जीती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलना असंवैधानिक है। रविंद्र शोराण, राज्यसभा टीवी। गोवा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी धन बल के इस्तेमाल पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा से भी पार्टी ने वॉकआउट किया। उधर बीजेपी ने सदन में बहुमत हासिल कर लेने का भरोसा जताया है। कांग्रेस के सभी 17 विधायकों ने मंगलवार को राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। नेताओं ने राज्यपाल को बताया कि चुनाव के बाद बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और उसे सरकार बनाने का न्योता देना जनादेश की अवमानना है। गवर्नर को बुलाना चाहिए था
कांग्रेस पार्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस देके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण, और नतीजे जनता के नतीजे वो बीजेपी के खिलाफ है। आप 4-5 लोगों को लेके, इंडिपेंडेंट लोगों को लेके अपनी अलायंस नहीं कह सकते हैं, दिस इज पोस्ट पोल अलायंस। आपको याद होगा डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने भी यही किया था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जब वो राष्ट्रपति थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाया गया था। तो माननीय महामहिम को ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। गोवा का मामला लोकसभा में भी उठा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जो संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है। स्पीकर ने कांग्रेस को प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस के साथ एनसीपी और आरजेडी के सदस्यों ने वॉकआउट किया। It's not a question of soon enough. It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate of Manipur and Goa. That's the question. It's not how soon you went. It's with how much money they went. इस बीच बीजेपी ने गोवा के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में बीजेपी ने 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ऐसे में राज्यपाल 17 विधायकों वाली कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता कैसे दे सकती है? कांग्रेस पार्टी के 17 विधायकों ने तो न अपना नेता चुना और न ही अपना कोई दावा पेश किया। जिसका दावा नहीं है, नेता नहीं है, और सामने नेता भी है और एक बहुमत का दावा है, और बहुमत स्थापित हुआ पत्रों के माध्यम से और पर्सनल अपीयरेंस के माध्यम से। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस से पहले बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया था। कांग्रेस का आरोप है कि 12 मार्च को पार्टी ने राज्यपाल से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन छुट्टी की बात कहकर उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिला। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, और जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या कहती हैं? कांग्रेस पार्टी के आरोपों में कितना दम है, और बीजेपी क्या वाकई जो है मजबूत ग्राउंड पर खड़ी हुई है? जाने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमान वीके अग्निहोत्री से, जो पूर्व महासचिव हैं राज्यसभा के। अग्निहोत्री जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 17 कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई और 13 बीजेपी को हासिल हुई, यानी कि 1-2 का आंकड़ा नहीं है। सिर्फ 40 विधानसभा सीटों में जो है ये काफी फर्क हो जाता है। इसको देखकर क्यों आपको लगता है कि बीजेपी को बुलाया गया फिर सरकार बनाने के लिए? ऐसा है कि आज की जो रियल टाइम पॉलिटिक्स है, इसमें वो लखनवी तहजीब पहले आप नहीं चलेगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अभी बताया आपने, कि उन्होंने दावा क्यों नहीं पेश किया। तो उन्होंने जब दावा ही पेश नहीं किया और बीजेपी पहले राज्यपाल के पास पहुंच गई और उन्होंने अपना बता दिया और राज्यपाल संतुष्ट हो गए कि हाँ भाई इनके पास 21 विधायक हैं इनके साथ, तो उन्होंने आदेश दिया उनको कि 15 दिन के अंदर अपना आप बहुमत साबित करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा कि अगर 15 दिन का टाइम होगा तो शायद खरीद फरोख्त हो चुके, इसलिए जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये इसका कोई संवैधानिक एंगल नहीं है। और जहाँ तक कि प्रेसिडेंट का भी सवाल उठता है, दोनों तरह के भी प्रेसिडेंट, अब शंकर दयाल शर्मा का एक उदाहरण दिया गया, दे रहे हैं, लेकिन और भी जगह, तमाम जगह ऐसा हुआ है कि जिनके पास कम है नंबर, उनको भी पहले बार बुलाया गया है बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर, कि हमने पता लगा लिया, तहकीकात कर ली है और मेरे समझ से ये। इस कंटेक्स्ट में सिर्फ एक कोट नहीं किया गया, बट वो भी लेना चाहिए ध्यान में। ऐसा बम्बई केस है, थोड़ा सा हटके था वो, उसमें असल में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया, जैसा कि अभी उत्तराखंड में किया। वहां पर फ्लोर टेस्ट के लिए गवर्नर ने नहीं बोला, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, जो कि किया गया था मुंबई वाले केस में। तो यहाँ तो गोवा में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि प्रेसिडेंट रूल सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद भी, और इतना मुश्किल ये जो है विधानसभा चुनाव रहे, काफी टफ फॉट जिसे अंग्रेजी में कहें उस तरह के चुनाव रहे, उसके बावजूद भी क्या सिर्फ नेताओं की सुस्ती की वजह से वो सरकार नहीं बना पाए? क्या ये इस बात पर यकीन किया जा सकता है? नहीं, इसमें ऐसा भी है। 2 चीजें हैं। एक तो ये कि अगर दोनों में से कोई गवर्नर के पास नहीं जाता,
दोनों ही वेट करते तो ये जाहिर है कि गवर्नर जो है वो कांग्रेस पार्टी को बुलाता। लेकिन जब एक पार्टी पहुंच गई तब दूसरी पार्टी भी को मालूम तो हो ही गया होगा कि भाई ये पार्टी जाके उन्होंने अपना दावा किया है, जैसा कि मणिपुर में हो भी रहा है, तो वहां पर ये क्यों नहीं पहुंचे, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है। तो क्या थोड़ा लेजीनेस कहिए, लेजीनेस आप कह रहे हैं, सुस्ती हो सकती है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्या ये वजह भी हो सकती है कि बाकी जो दो महत्वपूर्ण समूह हैं जिनके मिल जाने से बहुमत बनेगा, क्या वो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के साथ आने को तैयार न हो और इसलिए कांग्रेस पार्टी वहां न जा पाई हो? ये पर्रिकर साहब तो यही कह रहे हैं कि उन दोनों पार्टी जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट आए तो पर्रिकर साहब के पास खबर आई कि अगर वो आके चीफ मिनिस्टर बने तो ये लोग ज्वाइन कर लेंगे। और इसी शर्त पे ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है, ऐसा कम से कम वो कह रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा इस मामले पर? अब वो होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, बस उतना ही करेंगे। तो यानी कांग्रेस पार्टी के पास आप ये कह रहे हैं कि शिकायत करने की कोई वजह नहीं बचेगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में जो भी कोई बात वो अब कहना चाहते थे, और खुद अभी देख रहे थे मैं सिंघवी साहब कह रहे थे अभी कि वो 2 दिन के लिए बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो अच्छी बात है। तो यानी फ्लोर टेस्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा? साफ हो जाएगा, क्योंकि ये सोचा जाता है, ये अपेक्षा की जाती है विधायकों से कि जब फ्लोर टेस्ट हो तो जिसके साथ है वो खुलकर बोले। अगर उन्होंने फ्लोर के टेस्ट के टाइम पर ये बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया तो फिर गवर्नर जो है बुला सकता है कांग्रेस पार्टी को अपनी बहुमत साबित करने की। लेकिन इस बीच जो अंदेशा है, जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पैसे का इस्तेमाल हुआ है, खरीद फरोख्त हुआ है, इस बारे में क्या कहना है? अब ये तो कहीं लिखा नहीं है कि खरीद फरोख्त हुई कि क्या हुआ, लेकिन अब ये इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय जरूर लिया कि खरीद फरोख्त न हो, इसलिए जल्दी से जल्दी वो फ्लोर टेस्ट हो जाए। और शपथ, ये मैं आपसे एक टेक्निकलिटी और जानना चाहती हूँ कि फ्लोर टेस्ट बाद में और शपथ ग्रहण पहले, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रैक्टिस क्यों रखी गई है? नहीं, शपथ ग्रहण तो की जाती है पहले, नहीं तो कौन फ्लोर टेस्ट के समय पर सरकार किसकी होगी? हाँ, सरकार किसकी होगी। तो जहां तक होता है ज्यादातर सिर्फ जो चीफ मिनिस्टर है उसका शपथ ली जाती है, क्योंकि उसको टाइम लगता है बताने में। अब ये आप जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने सब अपने लोगों को रख दिया, जिससे कि उनको अब ये हो गया एक तरह से कि भरोसा कि अब उनको जगह मिल जाएगी, इसलिए वो वोट देने में सहमत हो गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अग्निहोत्री जी। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार, ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। उधर मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। एनपीएफ और एनपीपी की तरफ से समर्थन की पुष्टि के बाद राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। बीजेपी नेता एन बीरेन सिंह कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरे वाकये को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ ही राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। मणिपुर में नगा पीपल्स फ्रंट ने बीजेपी को समर्थन देने की पुष्टि कर दी है। एनपीएफ के 4 विधायकों ने मंगलवार को राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात कर बीजेपी को समर्थन की बात कही। इससे पहले नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के 4 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। एनपीपी ने समर्थन से जुड़ी चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी। Statement, the ruling of the Supreme Court also says the responsibility of the governor is to see who has got majority, who will be working for the interest of the state and have the stability. Everything, all the documents, all the letters of support, all clarification has been given to Her Excellency the Governor. इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी के पूरे मुहिम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी जोड़ तोड़ में जुटी है। मणिपुर के प्रभारी कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने कहा कि राज्य में संवैधानिक परंपरा का पालन
नहीं किया जा रहा। BJP has not elected any leader when they went to Governor House, and they claim that we have the majority. And unfortunately, Governor said that I am satisfied. They have 32 MLAs. It is not the function of the governor. It is the function of the House. They decided that who is having majority or not. This is the constitutionally well prescribed parliamentary practices. कांग्रेस नेता इबोबी सिंह ने सोमवार को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उधर बीजेपी पहले ही एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुन चुकी है। दरअसल मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के खाते में 21 सीटें हैं। एनपीएफ और एनपीपी के समर्थन के साथ ही बीजेपी, एलजेपी, टीएमसी और निर्दलीय विधायकों के साथ आने का दावा कर रही है। क्षेत्रीय पार्टी नगा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी के पास 4-4 विधायक हैं। एलजेपी, टीएमसी और निर्दलीय के खाते में भी 1-1 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब में कैबिनेट की रूपरेखा पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से चर्चा की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सभी से बातचीत के बाद ही कैबिनेट में शामिल लोगों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने पंजाब में ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ के आम आदमी पार्टी के आरोपों का खंडन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट की रूपरेखा पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक के एजेंडे पर अमरिंदर सिंह ने कोई जानकारी नहीं दी। बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू की राज्य सरकार में भूमिका को लेकर भी अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। Today was a courtesy call. अब हम इस पे सोचेंगे. My general secretary, my secretary, myself. फिर हम लिस्ट बना के then we will come whether it's for half a day, 1 day or 1 hour and see our leadership and get it. कांग्रेस पार्टी ने 2 साल से 1.5 साल से बहुत जबरदस्त काम किया. From the top to the bottom, from the leadership right down to the junior most NSY boy. सबने अपना काम किया। अमरिंदर सिंह ने पंजाब में ईवीएम में गड़बड़ी के आम आदमी पार्टी के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार से बौखलाकर ये आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी वाज नो थ्रेट। आम आदमी पार्टी यूज्ड द सोशल मीडिया वेरी इफेक्टिवली एंड एक हाइप बना लिया था। वो हाइप टूट गया। तो हारता है कोई तो बहाना बनाता ही है। इससे पहले रविवार को अमरिंदर सिंह को औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अमरिंदर दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो 2002 से 2007 तक भी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। शनिवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इसके साथ ही पंजाब में 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता वापसी का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नगर निगम का चुनाव 22 अप्रैल को होगा। राज्य चुनाव आयोग ने आज इसका ऐलान किया। मतगणना 25 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव की अधिसूचना 27 मार्च को जारी होगी। 3 अप्रैल तक नामांकन भरा जा सकेगा। 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दिल्ली में 3 नगर निगम हैं। इनके नाम हैं उत्तर दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम। तीनों एमसीडी मिलाकर 272 सीटें हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैलेट पेपर से एमसीडी चुनाव कराने की बात की। उन्होंने कहा कि कई और दलों ने इसकी मांग की है। बीजेपी ने इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। हालांकि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने साफ किया कि ईवीएम के जरिए ही वोट डाले जाएंगे। ईवीएम पर बीएसपी प्रमुख मायावती के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैलेट पेपर से एमसीडी चुनाव कराने को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाए। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव बैलेट से कराया जाए, इसकी डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की है, सीपीआई ने की है, सीपीएम ने की है, आरजेडी ने की है, जेडीयू ने की है, एनसीपी ने की है, आम आदमी पार्टी ने की है। तो आज इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्य सचिव को कहा है कि इसका एक प्रस्ताव बनाकर आगे भेजा जाए और दिल्ली के चुनाव नगर निगम के बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम के ऊपर चूंकि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगे का इलेक्शन, हमारा खास तौर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हमारे बैलेट पेपर्स पे होने चाहिए, ताकि किसी को भी इस लोकतंत्र की प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह किसी के या शक किसी के दिमाग में ना हो। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों का
कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र पे भरोसा करें, और अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बैलेट पे भरोसा है, तो जिस ईवीएम के तहत आप 67 सीट पाए हैं, कल घोषणा करिए और हम उस पर चुनाव लड़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजों के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी पुराने चेहरों की जगह युवा उम्मीदवारों को तरजीह देगी। बीजेपी 15 साल से एमसीडी में सत्ता में है। तीनों नगर निगमों में कुल 272 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के 153 पार्षद हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। अरुण जेटली ने कहा कि वो पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की नीतियों को आगे भी जारी रखेंगे। गोवा का मुख्यमंत्री बनने से पहले मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अरुण जेटली साल 2014 में भी रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर ठगी की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मंत्रालय को खबरें मिली हैं कि कुछ लोग योजना के नाम पर अवैध फॉर्म बांट रहे हैं। इसमें नकद राशि दिलाने का वादा किया जा रहा है। मंत्रालय ने साफ किया कि योजना के तहत नकद राशि देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि वो किसी के बहकावे में ना आएं और साथ ही निजी जानकारियां साझा न करें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज राज्यसभा के पूर्व सदस्य और अकादमी विशेषज्ञ भालचंद्र मुगेकर की डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी किताब द एसेंशियल अंबेडकर का विमोचन किया। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, एनसीपी नेता शरद पवार और सीताराम येचुरी ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों का जिक्र किया। बाबा साहेब पर लिखी पुस्तक द एसेंशियल अंबेडकर का विमोचन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता के साथ बड़े अर्थशास्त्री थे और आज की विद्यमान समस्याओं के बारे में उन्होंने पहले ही अंदाजा लगाया था। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने लोकतंत्र के सामने खतरों के बारे में जो कहा, उनमें से आज कई सामने आ रहे हैं। It was indeed difficult to select appropriate excerpts from Ambedkar's vast intellectual corpus and present them in a brilliant and thematic manner so as to depict entire Ambedkar at one place. एनसीपी नेता शरद पवार, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और सीताराम येचुरी ने भी इस मौके पर बाबा साहेब की उपलब्धियों का जिक्र किया। सीताराम येचुरी ने कहा कि बाबा साहब ने साफ विचार दिया था कि समाज के हर तबके को जब तक विकास में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक वास्तविक भारत नहीं बनेगा। मगर भारत की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए और देश के आम जनता की स्थिति के सुधार के लिए कुछ क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। This is a book that holds a mirror to India. A mirror to India which exposes all of India's faults even while it notices India's strengths. In our social and economic life, we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man, one value. राज्यसभा के पूर्व सदस्य और अकेडमी विशेषज्ञ भालचंद्र मुंगेकर ने डॉक्टर अंबेडकर पर ये किताब लिखी है। इसमें बाबा साहेब की जिंदगी से जुड़े तथ्यों को पेश किया गया है। करीब 500 पन्ने की इस पुस्तक को लिखने में 7 साल लगे। पंचनंदन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आगे बढ़ते हैं। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर फरवरी महीने में बढ़कर 39 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जनवरी के मुकाबले फरवरी के थोक महंगाई दर में 1.20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फरवरी में थोक महंगाई दर 6.55% के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि जनवरी में थोक महंगाई दर 5.25% के स्तर पर रही। खाद्य सामग्री और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ। फरवरी के दौरान खाद्य सामग्री की कीमतों में महंगाई 2.69% बढ़ी है, जबकि जनवरी में खाद्य कीमतों में 0.56% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में इस दौरान 21.02% का इजाफा दर्ज किया गया। पेट्रोल की थोक महंगाई जनवरी के 15.66% के आंकड़े से बढ़कर
फरवरी के दौरान 16.72% दर्ज की गई। उधर शेयर बाजार में आज तेजी का रुख रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी पहली बार 9000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं सेंसेक्स 2 साल के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी आज 9122.75 के स्तर तक पहुंच गया। ये अब तक का रिकॉर्ड है। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.75% तक मजबूत होकर बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।